ओके चलो स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन टू द वाइफ्स ऑफ बाथ टेल। उसकी टेल की जो है ना कहानी की बात होगी। तो द वाइफ्स ऑफ बाथ टेल इज अ फेमस नैरेटिव फ्रॉम जोफ्री चौसर कैंटरबरी टेल्स। इट्स कंपेलिंग स्टोरी दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, मैरिज, शिवेलरी इन मेडाइवल इंग्लैंड। मतलब कौन कौन सी बातें होंगी देखो। जोफ्री चौसर का एक और फेमस नैरेटिव है ये। पहली बात, चीजें नोट करते जाना है ना। एक और ही फेमस नैरेटिव है। फिर बात किस चीज की है, इसमें कौन कौन सी थीम्स है, थीम्स देख लेना कौन कौन, मतलब किन किन मुद्दों पे बात की गई है। तो फीमेल्स एम्पावरमेंट, मैरिज एंड शिवेलरी इन मेडाइवल इंग्लैंड। मतलब मध्यकालीन इंग्लैंड में इंग्लैंड के मध्यकाल के इतिहास में महिलाओं के उनकी ताकत, उनके रुतबे की, उस समय औरतों की मैरिजों की क्या स्थिति थी, शादियों की क्या स्थिति थी, और उनकी शिवेलरी मतलब उनकी बहादुरी की जो बात होनी थी, उस बात के बारे में हमें इस टेल से पता चलता है ना, इस कहानी से। ये बेसिकली कहानियों का उद्देश्य भी यही होता है कि हमें उस काल के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है कि ये टाइम पीरियड आखिर बताना क्या चाह रहा है। ठीक है। जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स की जो वाइफ्स ऑफ बाथ भी हमें फीमेल की एम्पावरमेंट, मैरिज और शिवेलरी, ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ये। तो इस नजर से उनने ये चीज, मतलब ये चीजें उन्होंने बताई। ठीक। ओके नेक्स्ट क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। मतलब इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसका रीजन होता है। ये कहानी लिखने का भी कोई ना कोई पर्पस, रीजन या कुछ कहानी रही होगी, वो यहाँ है हमारे सामने। तो हिस्टोरिकल सेटिंग, मतलब इस कहानी के बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं। देखो हिस्टोरिकल सेटिंग मीन्स द कैंटरबरी टेल्स इज सेट अराउंड पिलग्रिमेज टू द श्राइन of Thomas Becket in Canterbury Cathedral, providing a glimpse into medieval English society and culture। मतलब मध्यकालीन अंग्रेजी सोसाइटी और उसके साहित्य के बारे में ये जो कैंटरबरी टेल्स है ना, ये कहानी सेट है। और वो उस समय के तीर्थयात्रियों के बारे में बताया है कि जो सर थॉमस बेकेट की समाधि पे जा रहे थे कैंटरबरी के कैथेड्रल चर्च, है ना। तो ये कहानी का बैकग्राउंड है कि लोग उस काल में क्या करते थे, मतलब तीर्थ यात्राओं पे जाते थे। एक बात पता चली। दूसरा, लिटरेरी सिग्निफिकेंस। चौसर्स वर्क्स इज रेनाउड फॉर इट्स insight into society and moral issue of the time, making it a valuable little in history sources। yes, ध्यान रखना, साहित्य, एक कहावत है, बहुत अच्छी बात है, एक कहावत है हमेशा याद रखना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज की असली शक्ल हमें साहित्य में दिखती है। ये बात यहाँ पता चलती है कि इस वर्क से हमें ना, इस वर्क की वैल्यू ये होती है कि हमको हिस्टोरिकल चीजें पता चलती हैं, उस समय कैसा रहा होगा समाज। तो एक हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के रूप में इन वर्क्स का यूज होता है ना। मतलब वैल्यूएबल लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल रिसोर्सेज है ये, कीमती साहित्यिक वर्क, बहुत कुछ पता चलता है। नहीं तो और कोई चीज नहीं है, क्योंकि उस समय कैमरा टीवी नहीं चलता था, किताबें थी जिनसे आज हमें ये पता चलता है। अब ऑथर्स पर्सपेक्टिव, लेखक का नजरिया, अंडरस्टैंडिंग चौसर्स बैकग्राउंड and intention and depth in the interpretation of Canterbury Tales include the wives of Bath and Bath's Tale। मतलब इस जो कहानी है, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि उस समय चौसर के क्या इरादे रहे होंगे, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, हमें ये पता चल जाता है इस कहानी से। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी राइटर की पोयम को देख के आप राइटर के दिमाग का अंदाजा ये लगा सकते हो कि बंदा उस समय क्या सोच रहा होगा, क्योंकि तब ना उसने वो पोयम लिखी, है ना। तो चौसर उस समय ये सब चीजें फेस कर रहे होंगे, उनने ये सब देखा था, उनने अपने एक्सपीरियंस को इस कहानी के रूप में, कैंटरबरी टेल्स के रूप में हम और आप तक पहुंचाया। नाउ नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ द वाइफ्स ऑफ बाथ्स कैरेक्टर। तो देखो वाइफ्स ऑफ बाथ जो कैरेक्टर है, मतलब ये खुद ही ये कैरेक्टर है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला है कॉन्फिडेंस एंड विट। मतलब ये जो थी ये कैसी थी,
इनका चरित्र कैसा था। तो पहला था कॉन्फिडेंस एंड वेट। कॉन्फिडेंस मतलब होता है वो जानते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब साहस, क्या नाम अपना, आत्मविश्वास। और विट मतलब होता है होशियार होना, इंटेलिजेंट। तो द वाइफ्स ऑफ बाथ इज द वाइफ्स ऑफ बाथ इज पोर्ट्रेड एज अ बोल्ड, है ना। बोल्ड मतलब होता है एकदम, ऐसे समझो ना, अगर तुमने जनरली सुना हो कॉलेज में लड़के बहुत कमेंट करते हैं ये बहुत बोल्ड है, नहीं सुना था हमने, लड़कों से पूछना है ना? लड़कों की भाषा में बोल्ड मतलब क्या, मतलब एकदम क्या बोले, लड़ाकू हाँ है ना। कोई देखा कोई लड़के के मुंह में ठूसा मार दिए, समझ गए। हाँ अच्छा, बोल्ड मेकअप होता है गर्ल्स की फील्ड में, देखें, है ना। हाँ तो बोल्ड का मीनिंग ये है। द वाइफ्स ऑफ बाथ इज अ पोर्ट्रेट एज अ बोल्ड आउटस्पोकन वुमन विथ अ शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर। शार्प मतलब होता है तेज, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब सोचने समझने की शक्ति। एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हर ओन एबिलिटीज, अपने खुद के विश्वासों में उसका बहुत ज्यादा विश्वास था। बहुत खतरनाक चीजें हैं ये उसकी, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था, ये समझ लो। अब ये देख के पता, इतने में ये समझ में आ जाता है कि वो औरत उस पूरे ग्रुप में घंटा किसी से डरती तो होगी नहीं। कोई अगर 1% भी एडवांस हुआ होगा तो उसका मुंह में लपाड़ा देने वाली होगी। चीजें पता चलती हैं हमें, समझ गई। पहली चीज यही तो एग्जाम में लिखा जाता है, यही पूछा जाता है। और आपको पता है क्वेश्चन, बस आपको समझ में आ गया, जी भर के लिख दो, यही मजा है फिर तो कॉन्फिडेंस एंड वेट, ठीक है। दूसरा था एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंस। वाह, बहुत शानदार, गजब की क्वालिटीज हैं उसमें। एक्सपीरियंस उसको बहुत है और वो स्वतंत्र है, कोई के दाव दबारे में नहीं है, जैसे आजकल इंडिया की औरतें रहती ज्यादातर। तो देखो, हर मल्टीपल मैरिजेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल, मेकिंग हर अ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिगिंग कैरेक्टर। उसकी आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे में स्वतंत्रता, है ना। चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, मतलब एकदम मर्द जैसे स्ट्रॉन्ग रहना, किसी का घंटा ना सुनना, किसी के दाब दबारे में ना रहना, खुद काम करना, मजबूत रहना। बहुत शानदार चीज है। उस समय की औरतों में अगर ये क्वालिटी किसी में है तो बहुत बड़ी बात है। ये आजकल नहीं है अपने इंडिया में, अभी तक लोग दाब दबा के रखते हैं। फिर फेमाइनन एम्पावरमेंट ना, द embodies female empowerment by defying societal norms and advocating for the autonomy of women in marriage and relationship। उसमें मतलब ये सारी चीजें बताई गई है कि वो एक औरत भी है ना। मैरिज के बारे में वो फ्री है, रिलेशनशिप के चीजों को समझती है और बातों को समझती है, और समाज के नियम कानूनों का वो उसको एडवोकेट भी करती है ना। समझना, मानना, उन पे बात करना, ठीक है। चलो अगला देखें, 2 पॉइंट हुए। थर्ड, ओके, नाउ सी द समरी ऑफ वाइफ्स ऑफ बाथ टेल। अब वाइफ्स ऑफ बाथ टेल की समरी, जो कहानी जो थी उसकी बात इन्होंने करी है। तो चलो इसमें हमें कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, बाकी की कहानी भी हम तुम्हें अभी सुना ही देंगे, ठीक है। तो इस कहानी में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है मैजिकल क्वेस्ट। मैजिकल क्वेस्ट मतलब होता है जादुई खोज, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ है, लेकिन वैसे जादू उसमें होगा नहीं, क्या होगा वो देखो। The tale follows the journey of a knight who must discover the woman desire most in order to avoid and beheading। एक औरत के दिमाग में चलने वाली बातों के बारे में है ये कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अभी सुनाएंगे हम। फेमिनिस्ट मैसेज, महिलाओं के बारे में एक संदेश देता है ये कहानी। कन्वे अ पावरफुल मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्टिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन इन मेडाइवल सोसाइटी। उस समय की औरतों की सोच के बारे में, उनकी समझ के बारे में, उनकी इज्जत रिस्पेक्ट के बारे में कहानी से हमें पता चलता है। रोमांटिक रेजोल्यूशन, द स्टोरी कंक्लूड with a surprising twist that highlights the transformative power of love and understanding। प्यार और समझदारी
की जो ताकत है उस कहानी को बताना इसका मेन मोटो है इस कहानी का। ठीक, ओके। तो पाइप्स ऑफ बात की कहानी कहां से शुरू होती है? देखो, ये चीज तुम्हें पता है कि कैंटरबरी टेल्स जो एक कहानी है, इसमें कंडीशंस क्या है? स्टोरी विद इन द स्टोरी। तो कैंटरबरी टेल्स एक कहानी है जिसको जेफरी चौसर सुना रहा है। अब जेफरी चौसर ने एक कैरेक्टर बनाया है वाइफ्स ऑफ बाथ। अब वाइफ्स ऑफ बाथ अपनी कहानी सुना रही है। तो इस कहानी में शुरुआत कहां से वो करती है? तो वो बोलती है कि कोई जगह थी जहां एक राजा थे, है ना? हाँ, जगह का नाम नहीं पता, है ना? जहां एक राजा थे, तो उनके राज्य में एक नाइट था। एक नाइट मतलब सिपाही, है ना? तो वो नाइट क्या करता है, एक बार वो उससे गलती हो जाती है, और वो गलती भी बड़ी खतरनाक होती है कि वो एक एक फीमेल का मतलब काफी कम एज की हो रहती है, तो उसका वो रेप कर देता है। एक वुमेन का नहीं, एक गर्ल होती है उसका, है ना? तो नियम के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि भले नाइट है, नाइट होना मतलब एक शाही सैनिक होना, लेकिन इसके बाद भी राजा न्यायप्रिय होते हैं, तो बोलता है इसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा तो मिलनी चाहिए। तो सजा मिलने के लिए उसको दरबार में बुलाया जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी जाती है कि देख, चूंकि तुम नाइट हो, तुमने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हें उसका आंसर देना है। अगर उसका तुम सही आंसर लेके नहीं आ पाए, तो तुम्हें चूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो प्रश्न ये होता है कि एक फीमेल को क्या चाहिए होता है अपने जीवन में? एक औरत को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? तो ये बात नाइट से बोली जाती है, उससे बोलता है तुम्हें 1 साल का समय दिया जा रहा है सही आंसर लाने का, नहीं तो इसके बाद तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा अगर सही जवाब लेके नहीं आते हो, और तुम्हारी बात से पूरा दरबार एग्री होना चाहिए। तुम्हें 1 साल का समय दिया। तो अपना नाइट है, वो बस आंसर की तलाश में निकल जाता है, गांव गांव, शहर शहर, सभी से मिलता है, पूछता है, बहुत सारी फीमेल से सलाह लेता है, उनसे पूछता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जैसे लोग वैसे आंसर, जितने लोग उतने आंसर। सुनता रहता है बंदा, सुनता रहता है कि अरे यार, कुछ नहीं होता। साल खत्म होने पे होता है, फिर लौटता है, तो एक जगह पे एक इंसिडेंट होता है, उसको एक फीमेल्स का ग्रुप दिखता है ना? तो वहां से ये मतलब गुजर रहा, तो वो लोग इसको देख के हंस देती हैं। तो इसके मन में ख्याल आता है क्यों ना इन्हीं लोगों से पूछा जाए कि क्या चाहिए, क्या होता है आंसर। तो उसमें एक बूढ़ी सी औरत होती है, लगता है कि वो अनुभवी होगी, तो ये उससे जाके पूछता है कि मैडम आप ये बताओ, एक प्रश्न है कि एक औरत को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है, इसका क्या जवाब है? तो वो बोलती है मेरी भी एक शर्त है, मैं आंसर तभी दूंगी जब तुम उस शर्त को मानोगे। एक बूढ़ी औरत है, तो लगभग उसकी माँ की एज की होगी, काफी मतलब एज होगी 50-60, 60 के आसपास ऊपर ही होगी। तो बोलती है ओके। तो बोलती है मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने दरबार में मेरा जवाब सही निकला, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो मरता क्या ना करता, बोलता ठीक है, आई एग्री, मैं शादी करूंगा। ये दरबार में लेके उसको जाता है। दरबारी राजा पूछते हैं तुम्हारा समय हो गया नाइट, जवाब लाए हो? बोले हाँ लाया हूं। तो उस औरत से बोलता है अपना जवाब दो। तो ये जवाब देती है, और नाइट को बताती है कि एक औरत, अच्छा हाँ, इससे पहले ये बता दें कि बहुत सारी औरतें बहुत कुछ कहती हैं। कोई कहती है गहने, कोई कहता है सजावट, कोई कहती है पैसा, कोई कहती है ये, कोई कहती है वो, बहुत सारी चीजें बोलती हैं, है ना? कोई बोलती है बच्चे, कोई बोलती है परिवार, हजार चीजें। तो ये जो है, अभी ये अपना आंसर देती है, तो बोलती है एक औरत को सबसे जो ज्यादा जो चीज चाहिए होती है ना, वो है अपने पति पर हक। अपने पति पर एक औरत को हक चाहिए होता है। तो राजा जवाब सुनते हैं और बोलते हैं ओके। तो
दरबार की सलाह ली जाए। दरबारियों से पूछते हैं एक एक करके, पहले रानी से पूछते हैं तो रानी बोलती है सही है। एक औरत को सबसे जो पहली चीज जो उसकी डिमांड होती है वो यही है कि उसका उसके पति पर हक होना चाहिए। बाकी दरबारी और औरतों से पूछा जाता है तो वो लोग बोलते हैं सही है जवाब। सब एग्री करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही। एक फीमेल यही चाहती है कि सब कुछ हो, उसका पति उसके पास रहे और उस पर उसका हक रहे। तो अब बारी आती है नाइट की, तो राजा खुशी खुशी उसकी सजा माफ करते हैं और बोलते हैं अब आज से तुम फ्री हो, जा सकते हो, क्योंकि तुमने गुनाह किया तो और तुमने अपनी सजा भी पाई है, तो जाओ क्षमा किया। अब बात आती है नाइट की। उस औरत ने बोला था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो नाइट वफादार होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी शर्त के मुताबिक तुमसे शादी करूंगा। तो ये उससे शादी करता है। कुछ समय बीतता है, शादी आदि हो गई, ये लोग अपने सेटल हो गए। कुछ समय बीतता है तो एक दिन ये उदास सा रहता है, बढ़िया यंग नाइट है भाई, है ना, 30 के अराउंड। और वो पूछती है कि आप खुश क्यों नहीं हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी अपीयरेंस को लेकर खुश नहीं हूँ। मतलब तुम बूढ़ी हो, मुझे तुम में पत्नी वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे खुशी नहीं होती तुम्हें देख के। तो वो औरत समझ जाती है, फिर वो उसको बिठाती है और रात में ही मतलब उससे ही पूछती है कि देखो दो चीजें हैं, अच्छे से जवाब देना। पहली चीज, मैं बहुत खूबसूरत हो जा रही हूँ, ये नहीं पूछना कैसे, मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊं और लेकिन धोखेबाज रहूं, तुम्हारे अलावा दूसरे पुरुषों के साथ भी मैं अपने रिलेशंस बनाऊं और तुम्हारे लिए बिल्कुल वफादार ना रहूं। तो तुम्हें ये औरत चाहिए या मैं बूढ़ी रहूं लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वफादार रहूं, तुम्हारी इज्जत करूं, तुम्हारी केयर करूं, तुम्हें सब मानूं। तो दो में से बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी औरत चाहिए? तो नाइट बोलता है सोच समझ के, ये दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा है, तो उस आधार पर मैं अब यही चाहूंगा कि तुम मुझे ऐसे ही बूढ़ी लेकिन मेरे लिए वफादार चाहिए। तो वो बूढ़ी औरत उसकी बात से खुश हो जाती है और बोलती है जस्ट नाउ किस मी, और जैसे ही वो उसको किस करता है वो एक यंग वुमन में बदल जाती है, एक जवान लड़की, है ना, जो एक सही इंसान को होना चाहिए और एक परफेक्ट। तो उसकी परीक्षा के लिए कोई ये कहानी थी। तो यहाँ से अपनी ये कहानी, यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी सर वो बूढ़ी औरत कौन थी मतलब? वो, आई थिंक उसकी परीक्षा लेने के लिए कोई, यस। तो समरी हो गई थी, है ना, अब समझ गई तुम सारी चीजें। अब इसमें क्या क्या थीम्स हैं, तो पहली चीज अब अच्छे से समझ में आ रही है कि थीम्स क्या क्या हो सकती हैं और अच्छे से क्लियर भी होंगी। तो पहला है सिवेलरी, बहादुरी। दूसरा है कोर्टली लव, मतलब जो कोर्टली लव मतलब होता है कि कोर्ट के जो लोग होते हैं ना उनका प्यार। तो अपन ने देखा नाइट जो है ना, उसके लव के बारे में बताया है। तो देखो द टेल रिफ्लेक्ट द मेडाइवल आइडियल ऑफ लव एंड ऑनर, मतलब प्यार के कीमत को बताया। देखा अपन ने कैसे वो जब वो प्यार को चुनता है तो वो एक सुंदर औरत में बदल जाती है। पोर्ट्रेट बोथ द शॉर्ट कमिंग एंड वर्च्यू ऑफ द शिवेलरी रोमांस। शिवेलरी रोमांस होता है लेकिन मतलब बहादुर लोगों का रोमांस। एक नाइट की लव स्टोरी है ना, तो शिवेलरी वो बहादुर होता है। ठीक, फीमेल एम्पावरमेंट, अपन ने देखा महिलाओं की ताकत, कोर्ट में जाके एक फीमेल की शब्द एक नाइट की जान बचा लेते हैं, समझ गए। फिर देखें मोरल redemption, the themes moral grow and transforms woman into the narrative with the character undergoing profound changes, है ना। तो हमने देखा कि ये एक नैतिक कहानी है, नैतिक शिक्षा है। इंसान को चुनने के लिए बोला जाता है कि एक अच्छी सुंदर वुमन और एक करप्ट बेईमान औरत में से किसको चुनोगे, है ना। तो ये ऐसी सारी चीजें ये बताती है। तो ये 3 थीम्स हैं एग्जाम में
इनको मस्ट है, ये जरूर लिख के आना, ध्यान रखना। वो अगर वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मांगे ना, तब भी ये थीम लिख के आना है आपको। हाँ, थीम्स का बहुत बड़ा रोल है आंसर राइटिंग में। ठीक, अब एनालाइज द वाइब्स ऑफ बाथ टेल। कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखो, अब इनने इस कहानी को क्या शानदार तरीके से सेट किया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब कैरेक्टर को धीरे धीरे ताकतवर बनाते हैं। कहानी एक छोटे से नाइट से शुरू होती है, धीरे धीरे वो नाइट क्या होता है, एक अच्छा बड़ा काम करके आता है ना, बहुत बड़ा आंसर है ना। तो चौसर स्किलफुल, चौसर ने बहुत शानदार स्किलफुल तरीके से पोर्ट्रायल ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड डीप इंसाइट इनटू देयर मोटिवेशन एंड फ्लो एंड ग्रोथ आउटवर्ड द टेल। इस कहानी में उनने आंतरिक रूप से लोगों को मतलब मोटिवेशन की तरफ गए हैं, एक फ्लो बना है, ग्रोथ हुई है, कहानी बढ़ती है धीरे धीरे। मैंने देखा कि कहानी में क्या शानदार फ्लो था। फिर सोशल कमेंट्री, समाज में यही तो चलता है, जो समाज में चलता है उसकी कमेंट्री की गई है ना, बताया गया है उसको, है ना। लोगों के दिमाग में यही थॉट चलते हैं, लोग यही बात करते हैं, फीमेल्स ये चाहती हैं, बहुत सारी चीजें के जिससे पूछा कि आंसर क्या है, तो हर औरत ने अलग अलग किया, कोई पैसे को बोल रही, कोई बच्चों को बोल रही, लेकिन सही आंसर यही था, है ना। और लिटरेचर पढ़ने से हम में भी ये डेवलप होती है ये बातें कि सही में हमको सत्य पता चलता है कि हाँ यार, इसी के लिए सब मरे जाते हैं, है ना, इसलिए घर में लड़ाइयां होती हैं। समझ गए। और इसलिए लिटरेचर वाले साइलेंट रहते हैं, उनको पता होता है कि देखो लड़ाई होगी तो इसी मैटर पे होगी, तो इसलिए वो गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो हस्बैंड की कहानी ये तैयारी होती है गर्ल्स के लिए कि लिटरेचर पढ़ के वो ये समझदारी सीखती है। हर कोई नहीं सीख सकता क्योंकि उन्हें कहानी नहीं सुनी है, लेकिन लिटरेचर की गर्ल्स जानती है कि यस वो क्या है। ठीक है, तो वो आगे गलती नहीं करती, उनकी मैरिज लाइफ कभी खराब नहीं होती। ये जीवन का सत्य है भाई, हमने भी खुद सीखा है बहुत कुछ, है ना, अपने खुद को जीवन को सुधारा है हमने इसके थ्रू, ये चीजों के थ्रू। सही है ना भाई। देखो, कभी उनको ये चीज एहसास ना होने दो कि नहीं हम पे आपको कोई हक नहीं, तो वो मस्त खुश रहती है, वाह मेरे लाल। ठीक है, उनको लगा कि ये हाथ से निकल रहा है तो ठटरी कस देती है, तो ठटरी कसने का मौका आप ना दे। समझ गए। तो ऐसा हम कोई गलती नहीं करते, तो कहानी सिखाती है भाई, हमें सिखा दिया, समझा दिया कि भैया समझो और बात। ठीक है, तो इसलिए ये लिटरेचर वाले लोगों की कहानी है। हाँ, ये कहानी हमारे स्टाइल में भी इन लोगों ने नहीं सुनी किसी ने, पीछे चल रही है। चलो, फिर अगली बात आती है सिंबोलिज्म एंड एलेगरी। तो सिंबोलिज्म है बहुत सारी, इसमें एलेगरीज हैं। वेरियस सिंबल्स एंड एलेगरीज एलिमेंट्स एड लेयर ऑफ मीनिंग इनवाइटिंग रीडर टू एक्सप्लोर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, है ना। इन सब के बारे में बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। अपने पास समय की कमी थी इसलिए अपन ने कहानी को और गहराई से नहीं जाना, बाकी हमने अपने पूरे एफर्ट से बता दिया, अपनी लैंग्वेज में बता दिया। अच्छा, अगर एक बार तुम्हें लिखने का तरीका आ गया तो जो चीज अपन ने समझी है ना, इसको इतने शानदार तरीके से लिख के आओगी, तुम्हारे मार्क्स मिलके रहेंगे जो हमने पाए। हाँ, बस वो लिखने की आने की प्रैक्टिस तुम्हें हमेशा करती रहनी है। आगे देखें और क्या है। सिंबोलिज्म इन द वाइब्स ऑफ बाथ टेल। तो देखो सिंबल्स क्या क्या होते हैं। नाइटहुड मतलब एक सिपाहीपन जो होता है ना, उसके बारे में है। लव ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। अच्छा, ये जो लास्ट में जो वो बदलती है ना, तो कहते हैं ये अपने इंडिया में तो अपन ऐसे कहते ही रहते ना, प्यार की ताकत, प्यार की ताकत। उस चीज को बताने के लिए वो चीज बताई गई है कि अगर आप सच में सत्य को चुनोगे ना, ईमानदारी, प्यार, सत्य को चुनोगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। तो देखते हो नाइट खुश नहीं होता है क्योंकि वो भी सत्य बोलता है कि मैं तुम्हारी अपीयरेंस को लेकर खुश नहीं हूं, तुम बूढ़ी हो। तो वो भी बोलती है तुम भी एक सच चुनो, मैं तुम्हें बूढ़ी और रिस्पेक्टफुल पसंद हूं, मतलब वफादार पसंद हूं, या करप्ट और ब्यूटीफुल। तो उसने कहा मुझे अपीयरेंस से मतलब ईमानदारी से है। तो बस गॉड उसके साथ सही करते हैं, वो बदल जाती है। हमारे इंडिया में भी होता है, ऐसी कहानियां हैं, ये मोरल स्टोरीज कहलाती हैं, नैतिक शिक्षाएं, है ना। तो लव ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, प्यार के बदलने की शक्ति। फिर फेमिनाइन एजेंसी, मतलब महिलाओं के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे खासा बताया गया है कि जो वुमेन्स है वो क्या क्या सोचती हैं, और जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है ना,
उसमें फीमेल्स का रोल उस समय का मेडाइवल इंग्लैंड, ऑल ऑफ देम। ओके, फिर इससे शिक्षा क्या क्या मिलती है हमें? तो अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, एक समझदारी मिलती है समझदारी, कहानी देख के समझ गए अपन। जेंडर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी है। टॉलरेंस एंड रिडेम्पशन, है ना, इसका मतलब उसमें देखो क्षमा करने की वो भी दी गई है ना, पोटेंशियल फॉर पर्सनल एंड मोरल ग्रोथ, नैतिक समझ की बात की गई है। अच्छे से पढ़ना है तुमको ये सब चीजें, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी, फेमिनिस्ट एनालिसिस, लिटरेरी लेगेसी, सारी चीजें बहुत अच्छे से देख लेना। इसमें बहुत अच्छे से छोटे छोटे दो दो लाइन में दे दिया गया है बात बताने के लिए। मतलब हिस्ट्री में इस पे कंट्रोवर्सी रही है, फेमिनिस्ट एनालिसिस है, लिटरेरी लेगेसी है। अब फाइनल स्टेज में है हम लोग, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स ऑफ द वाइफ्स ऑफ बाथ टेल्स। फिर इंड्योरिंग रेलेवेंस, लॉन्ग लास्टिंग रेलेवेंस, मतलब कभी ना खत्म होने वाली समझदारी, कंटिन्यू एक्सप्लोरेशन, लगातार इस कहानी में कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। इतनी शानदार, आप जिसको जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ ना कुछ मिलेगा। हिडन मीनिंग्स होते हैं ना बहुत सारे, राइटर ने क्या पता किस माइंड से लिखा था, कितनी गहराई से लिखा था। हमने तो इसको सिर्फ ऊपर ऊपर समझा, अभी अंदर की फीलिंग्स में नहीं गए। जितनी औरतें आंसर देती हैं वो कैसी कैसी होती हैं, क्योंकि जैसी औरत जो होती है वो वैसा ही आंसर देती है ना। जो पति को पसंद नहीं करती, पति शराबी होगा, बच्चे को पसंद करती है तो बोलेगी बच्चा सब कुछ है। जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है वो सिर्फ पैसे को समझ देगी वैल्यू। तो कंटिन्यूअल एक्सप्लोरेशन, आप जो जो खोजोगे वो मिलेगा। और लास्ट है आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन, एक कलाकार की शानदार कृति है, उसको देख के लगता है कि ना हर कोई चाहेगा कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा बनूं तो ऐसा बनूं, मैं ये लिखूं तो ऐसा लिखूं, और बनूं तो ऐसा बनूं। एक इंस्पिरेशन होती है। तो ये सारी चीजें हैं अपने वाइफ्स ऑफ बाथ टेल में, और आज अपन ने उसको पूरा खत्म किया है। कहानी भी खत्म कर दी, ये भी खत्म कर दिया, ठीक है, अपनी समाप्त।